नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। संविधान एक श्रृंखला की शुरुआत की जा चुकी है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा महिलाओं का संविधान निर्माण में क्या योगदान था। साथ ही अन्य विषयों को देखते हुए आए हैं। आइए आज की कक्षा में देशी रियासत की चर्चा करते हैं और इससे किस प्रकार के प्रश्न अपने परीक्षाओं में देखने को मिलता है। एक दिवसीय किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, या बिहार की हो या भारत की हो, सभी परीक्षाओं में देशी रियासतें से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत के स्वतंत्रता का डेट निश्चित होता है, तय होता है, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम आती है, तो एक तय हो चुका था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। और एक निश्चित हुआ कि देशी रियासतें जो अपने हैं 562 से अधिक, उनको 3 विकल्प दिए गए। या तो आप भारत के साथ मिल जाइए, या आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, और तीसरी व्यवस्था थी कि आप स्वतंत्र एक राज्य रह सकते हैं। अधिकांश राजाओं ने तीसरे पर विचार किया। इसका मुख्य कारण था कि वो अपने विलासितापूर्ण जीवन को त्यागना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अपने प्रजा को तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और वैसी स्थिति में जब लोकतंत्र में आते तो उन्हें जीतना नामुमकिन सा था। तो आइए उस समय के ब्रिटिश प्रांत के और देशी रियासतों को हम देखते हैं। देखिए, उस समय जो भारत था, भारत एक था ब्रिटिश प्रांत, और ब्रिटिश शासक था, उसमें प्रांत थे 11 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे 4। तो टोटल जो था ये ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में था। वहीं देशी रियासतें जो थी ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। इस पर जो है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो है समझौता था, संधि थी, और इसमें सर्वोपरिता का सिद्धांत लागू था। और इसमें कहा गया है देश ब्रिटेन के शासक द्वारा कि आप सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दीजिए, आपको हम उसके बदले में सुरक्षा देंगे, आपको परिवहन की व्यवस्था हम कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं ये देशी रियासत के जो राजा थे उसको एक तरह से पेंशन भोगी बनाने का प्रयास था, और उसके राज्य पर नियंत्रण का एक तरीका था। तो उस समय भारत 2 भागों में आप देख सकते हैं। एक ब्रिटिश के तरफ से जो है ब्रिटिश प्रांत 11 थे, और दूसरा तो उस चीफ कमिश्नरी यानी 15 राज्य ऐसे थे जिस पर सीधा सीधा ब्रिटेन का कब्जा था। और देशी रियासतों पर देखिए इन्होंने क्या किया कि राजाओं को समझाने के लिए सर्वोपरिता का सिद्धांत लागू करते हुए एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसे कहा गया नरेश मंडल कहा गया कि इसमें जो है राजाओं की एक बैठक होती थी अलग से, और ब्रिटेन वाले बड़े चालाक थे। वो इनके साथ चर्चा करते थे कि भारत पर कैसे लंबे समय तक अपना शासन किया जाए। इसमें जो राजा थे उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। एक बड़ी रियासतें, एक थी मध्यम रियासतें, और एक थी छोटी रियासतें। देखिए बड़ी रियासतें जो उस समय थी भारत में 129 के आसपास थी। मध्यम रियासतें जो थी ये भी 119 के आसपास थी, और 300 के आसपास जो है आपकी छोटी रियासतें थी। अंग्रेज वाले इसको बड़े सम्मान देके चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते थे। जब ये आते थे बैठक में, बड़ी रियासतें वाले आते थे, तो इन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। आप इसी से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज की नज़र में इनका कितना सम्मान था। और 9 तोपों से सलामी दी जाती थी आपको, उससे जो छोटे थे।
ये मध्यम वाले को, और 3-4 तोपों से इनको भी दी जाती है। 3 तोपों के आसपास छोटे वाले को दिया जाता था। छोटा और बड़ा निर्णय कैसे होता था? इस बड़े जो रियासतें थे उनके पास क्षेत्र भी था, उनके पास संसाधन भी थे, उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी, तो इस पर जो है इस ढंग से निर्धारित होता था। भारत में जब अंग्रेज जाने लगे तो उस समय भारत के एक अपने नेता थे जिसे आप लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको बड़ी चिंता हुई कि भारत जैसे देश में 562 से अधिक देसी रियासतें हैं और अंग्रेज चाहते हैं कि इन्हें मतलब भारत में स्वतंत्रता से पहले बिना निदान किए हुए चले जाएं। और अंग्रेज की एक ये थी चाल थी कि कहीं ना कहीं भारत को हम स्वतंत्रता इस रूप में दे जो मतलब सफलतापूर्ण नहीं रहे। वो चाहते थे कि संपूर्ण जो देसी रियासतें हैं वह तीसरा विकल्प अर्थात स्वतंत्र रहने का विकल्प चयन करें। तो वैसी स्थिति में अब इसको एक बार मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देसी रियासतों को मिलाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। देसी रियासतों को मिलाने के लिए जो है रियासती विभाग की स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जो अपने देसी रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा मिला सके, तो इसमें मंत्री बनाए गए अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये सोचे कि इतना कम समय में 5 जुलाई के आसपास ये काम शुरू करता है। 5 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद होना है। इतने कम समय में हम कैसे काम करेंगे? तो उन्होंने उस समय जो अंग्रेज के अधिकारी थे जो मतलब सरकारी सेवा दे रहे थे, उन अधिकारियों से संपर्क किया कि आपका तो देसी रियासतों के साथ तालमेल है, आप हमें इस कार्य के लिए सहयोग करिए। उसी में आप एक नाम देखने को मिलता है जिसे अपने सहयोगी के रूप में चयन करते हैं, सचिव का। सचिव के रूप में जो है वीपी मेनन को ये अपने साथ लेते हैं। वीपी मेनन साहब को कहते हैं कि सर आपने तो 30 वर्ष अपनी आयु का अंग्रेज़ों की सेवा में दे दिया, अंग्रेज अब भारत छोड़ के जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में है कि भारत में आप जो भारत के लोग हैं उनका क्रोध आपके प्रति तो बराबर है, आपके बच्चे आप इसका सामना करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक पश्चाताप करने के लिए अब तो भारत के उत्थान के लिए अपना सहयोग करिए, और इसके लिए ये राजी होते हैं। और जो भी देसी रियासतें होती है उससे बात करके ये दोनों व्यक्ति उसको भारत में मिलाने का प्रयास करते हैं और सफलता भी होती है। लगभग 559 के आसपास देसी रियासतें मतलब थोड़ा बहुत ना नुक्कड़ करने के बाद भारत में मिल जाता है, बस 3 देसी रियासतें नहीं मिलता है। तो ये दोनों किस प्रस्ताव के तहत मिलाते हैं? तो 2 प्रस्ताव रखते हैं। एक तो विलय पत्र, ये वाली बात हो गई, एक हाथ में विलय पत्र था और दूसरा था यथास्थिति। इसमें तो कहा जाता था कि आप विलय कर लीजिए, जो लोग मतलब आपके लिए भलाई किया जा सकता है हम करेंगे, और उसके लिए ये अपना काफ़ी विद्वान थे दोनों, तो समझाने का प्रयास करते थे। तो लगभग लोगों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय हो गया, मतलब देसी रियासतें। यथास्थिति पत्र का बहुत कम लोगों ने उपयोग किया। 3 जो देसी रियासतें हैं वो काफ़ी परेशानी करता है, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 3 देसी रियासतें कौन है? एक है जूनागढ़, दूसरा आपको है हैदराबाद, तीसरा आपका है जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अभी। इसके यहाँ क्या है, जनमत संग्रह के आधार पे देख लीजिए आप एक बार संक्षेप में। जनमत संग्रह के आधार पे इसके यहाँ क्या है, सैन्य कार्रवाई, और इसके यहाँ क्या है, विलय पत्र पर। तो ये संक्षेप में है, विस्तार से अभी चर्चा करते हैं, क्योंकि जानकारी हम अक्सर क्या है किताबों में संक्षेप में ही पढ़ते हैं, इनके विषय में विशेष अभी बताएंगे। एक बार इसको हम हटा लें। आइए पहले जूनागढ़ को देखते हैं।
शासक थे मोहम्मद महावत खां। दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। और मिलता है ये भारत में जनमत संग्रह के आधार पर। जूनागढ़ के जो शासक थे मोहम्मद महावत अली खां, और यहाँ शाहनवाज भुट्टो, आप दीवान के रूप में देख रहे हैं। यहाँ की प्रजा हिंदू थी, काफ़ी जुल्म होते थे यहाँ के प्रजाओं पे। जो भी देसी रियासतें थे उसको डबल टैक्स देना ही पड़ता था, और इसके बदले में जनता को कुछ मिलता नहीं था। इनके विलासिता का कारण मतलब इसी से अंदाज़ा लगा सकते थे, ये अपने कुत्ते और कुतियों की शादी कराते थे। और एक रोचक कहानी है, एक बार कुत्ते के विवाह में 1 लाख लोगों को इन्होंने इनवाइट किया और लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए, जबकि उस समय में 1 रुपये में किसी को 1 महीने तक काम करना पड़ता था। और वैसी परिस्थिति में ये कुत्ते की शादी कराते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि कुत्ते जब इनके मर जाते थे तो ये क्या करते थे, उनके संखमरमर के मतलब ये बनवाते थे कब्र, उसमें दफन करते थे। ये अपनी विलासिता पर इतना ध्यान देते थे, काफ़ी खान पान और बड़ी चीज़ों में खर्च करते थे, जनता का कोई लेना देना नहीं था। जब भारत में विलय का प्रस्ताव इनके पास किया तो ये एक पाकिस्तान में जाने की बात कही। इन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम वहीं गए हैं, हम भी वहीं जाएंगे। लेकिन भारत इस पर लगातार दबाव बना रहा था। जूनागढ़ आप गुजरात के पास ये पड़ता था, गुजरात के अंदर ही, और वहाँ की प्रजा इनसे बड़ी नाखुश थी, विद्रोह शुरू कर दी। जब इनको लगा कि प्रजा यहाँ की जो है हमें नुकसान पहुँचा सकती है, तब अपने सोने चांदी और सारे कीमती चीज़ों को जहाज़ में रखा और पाकिस्तान भाग गए। जब यह भाग गए वहाँ, तो सरदार पटेल ने कहा कि अब लिखित रूप में तो विलय हुआ नहीं है, तो वहाँ के जनताओं को तैयार करते हैं कि आप भाई ऐसा है कि आप जनमत संग्रह होगा, आप जरूर जनमत संग्रह के आधार पे भारत में मिलिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जनमत संग्रह के आधार पे यह राज्य जो मतलब देसी रियासतें भारत में विलय होती है। एक और कहानी है कि वहाँ आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर का छिन्न भिन्न स्थिति था, तो उसको कहा गया कि हम मरम्मत करवा देंगे सरदार पटेल के द्वारा। तो वहाँ गांधी जी विरोध करते हैं कि आप किसी मंदिर को आप कैसे काम करवा सकते हैं। तो इस बात पर सरदार पटेल कहते हैं कि हम इसके लिए किसी भी राजकोष से 1 रुपये नहीं लेंगे, बल्कि समाज से लेके ही समाज को देंगे। और जब यह जनमत संग्रह के आधार पर मिलता है तो एक समिति बना के सोमनाथ मंदिर का, और उसी पैसे से उसका काम करवाते हैं। तो ये भी एक देखने को मिलता है। दूसरा अपना जो है हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसके शासक थे उस्मान अली। उस्मान अली खान। और ये कहते हैं कि हम जो है मिलेंगे पाकिस्तान में। इनका कुछ लगाव था और जिन्ना से नज़दीकी भी थी, और इनके पास मतलब अंग्रेज़ के दबाव में भी थे। इनको अंग्रेज़ जो है उस समय कहता था एग्जाल्टर ऑफ हाईनेस। प्रथम विश्व युद्ध में ये 250 करोड़ पाउंड 250 करोड़ पाउंड पैसे जो है मतलब देते हैं किसको, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज को देते। अभी उसका अगर आकलन किया जाए अभी के समय में तो लगभग 25 अरब के आसपास, ऐसे 25 अरब कुछ होगा। आप सोच के देखिए कि मल्टीपल 10 टाइम हो सकता है। 250 अरब 300 अरब के आसपास उस समय सहयोग किया था ये किसको, मतलब अंग्रेज को, प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो ये पोलो के बड़े शौकीन थे। दुनिया में सबसे महंगा गेम क्या होता है, पोलो। तो जब इस पर कार्रवाई हुआ है ना, सैन्य कार्रवाई पोलो के तहत ही हुआ, तो आप सैन्य कार्रवाई देख सकते हैं। इसको मिलाया जाता है, विलय जो है सैन्य कार्रवाई
और इसका नाम रखा गया पोलो ऑपरेशन। पोलो ऑपरेशन। आप देखेंगे सभी देशी रियासतों को मिलाने के लिए कहीं भी सैन्य कार्रवाई का मतलब सहयोग नहीं लिया जाता है, लेकिन एक ही जगह मिलता है कि यहाँ पे क्यों लेना पड़ा। तो इसके पीछे एक मात्र कारण था, यहाँ एक आतंकी संगठन थी जो सक्रिय थी उस समय, और वो उसके नाम से आज भी एक संगठन सक्रिय है, उसी के नाम पे। इसको कहा जाता है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। यह एक संगठन था, इसको ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी पीसीएस की परीक्षाओं के अंदर पूछ सकता है। यह आतंकी संगठन था उस समय, और जो भी भारत में मिलने की बात प्रजा करती थी उसकी यह निर्ममता से हत्या कर देता था, लोगों को धमकाता था, डराता था। यह आतंकी संगठन जो है करार दिया गया उस समय। और ये कहाँ था? तो ये हैदराबाद के अंदर था। आज भी इसकी एक इकाई के रूप में आप ओवैसी की पार्टी को देख सकते हैं, उसका नाम भी लगभग इसी से मिलता जुलता है। तो ये क्या करती थी कि लोगों को मार देती थी कि हिंदुस्तान में जो मिलने की बात करता था। तो वैसी परिस्थिति में हैदराबाद के अंदर कोई मतलब गतिविधि नहीं हो पा रही थी, तो भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई के तहत इसको भारत में मिलाना पड़ा। तीसरा है, यह है जम्मू कश्मीर। और ये विलय, इसका शासक जो है हरि सिंह, और इसको मिलाया गया विलय पत्र के द्वारा। इसको विलय नहीं कह सकते, इसको मिलाया गया है ना, मिलाया, क्योंकि यहाँ विलय पत्र भी है तो कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मिलाया गया इसको इसके माध्यम। देखिए हरि सिंह पहले तो स्वतंत्र रहने की प्रयास करते हैं कि मेरा राज्य स्वतंत्र हो, लेकिन 22 अक्टूबर को यहाँ पे हमला हो जाता है। अकबर खान करके एक पाकिस्तान की ओर से आते हैं, कबीलाई जो होता है उसका मतलब नेतृत्व करते हुए, और हमला कर देते हैं। तो ये 26 अक्टूबर को 1947 को भारत के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते और भारत में मिल जाते हैं। फिर 1 जनवरी 1948 को यह जो है यूएनए में मामला चला जाता है, और वहाँ पे निर्धारित होता है कि 31 दिसंबर 1948 को तक यहाँ पे जो है दोनों अपनी सेनाओं को पीछे हटाएं, फिर जनमत संग्रह होगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी सेना पीछे नहीं ले जाता है, वैसी परिस्थिति में जो है यहाँ जनमत संग्रह नहीं हो पाता है, और फिर जो है निर्णय नहीं हो पाती है। तो 1951 में इसका यहाँ पे संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा में वजीर आलम और वजीर रियासत ऐसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, यहाँ के चुने जाते हैं उस समय। और 1965 में ये सारी चीज़ें समाप्त करके इसको 370 के रूप में एक अलग संविधान के रूप में लिखा जाता है। लेकिन 2019 के बीच में 370 हटा के अब ये सब मतलब 2 अलग अलग जम्मू कश्मीर मतलब और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और सारी अब ये जनरल हो गया। भारत में जैसे अन्य राज्य है वैसे ही ये राज्य माना जाएगा। तो देशी रियासतों को आज यहाँ तक देखना था। अगली कक्षा में अगले विषय के साथ मिलते हैं पुनः। आपको समझने में कोई परेशानी हुई तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।